हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए आज हम कम्युनिकेशन एंड आईसीटी यूनिट के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को आपके लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स इन दोनों यूनिट्स में से पेपर में पहले पूछे गए हैं, उन सभी को स्टूडेंट्स आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की है जिन्होंने अभी तक पेपर वन की तैयारी बिल्कुल भी शुरू नहीं की है। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए स्टूडेंट्स इस डिस्कशन में आप सभी एंड तक जरूर बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सभी को हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जिसमें हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे। इसके लिए 30 डेज का न्यू बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको रोज लाइव लेक्चर्स मिलेंगे और इसके साथ आपका सिलेबस भी कवर हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मॉर्निंग बैचेस को ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए हम सेपरेट एक इवनिंग सेशन भी लाइव स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आप सभी बहुत इजीली अपनी तैयारी कर सकें और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ये समय ऐसा है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसके लिए हम आपको इंग्लिश और हिंदी में अपडेटेड मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाए हैं जिसमें हर क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है तो बहुत इजीली उसका सॉल्यूशन भी आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो लिमिटेड पीरियड के लिए ये बहुत अच्छा डिस्काउंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 14 नवंबर तक ही वैलिड रहेगा, तब तक आप इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा फ्री वीडियोस है, मॉक टेस्ट है जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर मिलेंगे। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पर यूनिट वाइज फोल्डर्स आपको मिलेंगे। आपके स्टेट के एग्जाम के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें से कि एज इट इज सवाल गारंटेड आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये नंबर आपको दे रही हूँ, आप इस पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये है कम्युनिकेशन का पूरा सिलेबस जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं, वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर मेजरली वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया जाता है, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको पहले एनटीए इतना वेटेज नहीं देता था, लेकिन अब लगभग हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम इस सेशन में पूरे सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कम्युनिकेशन, जिसको कि संप्रेषण या संचार कहा जाता है, ये होता क्या है। अब दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन वही होता है जब कोई पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एंड वो पर्सन उस चीज को समझ भी रहे होंगे। अब मान लीजिए कि मैं जैसे आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में पेपर वन पढ़ा रही हूँ, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको शायद हिंदी समझ ही नहीं आती। तो क्या ये एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि जिस मीडियम के थ्रू, जिस लैंग्वेज के थ्रू आप समझना चाहते हो, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, मैं उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर रही हूँ। एक बेस्ट कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जब सेंडर यानी कि मैसेज देने वाला और रिसीवर यानी कि मैसेज रिसीव करने वाला, सुनने वाला पर्सन सेम लैंग्वेज को फॉलो करते हो और सेम अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी फॉलो करते हो, तभी एक कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कम्युनिकेशन की ये कहती है कि इट इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन बाय द बाय वे ऑफ स्पीच, सिग्नल और इन राइटिंग। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम बोल कर ही अपनी बात प्रेजेंट करें। कम्युनिकेशन में हम किसी को लिख कर, किसी को बोल कर, किसी को इशारे के थ्रू, किसी भी तरीके से अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। एंड और भी ज्यादा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें जरूरी होता है फीडबैक। अब जैसे मैं हर एक सेशन के बाद, हर एक सेशन के बीच में भी आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ और आपको ये भी कहती हूँ कि इसके आंसर्स मुझे कमेंट करके बताइए। तो जब आप उसका रिप्लाई करोगे, कमेंट करके मुझे रिप्लाई करोगे, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे फीडबैक दे रहे हो। आपको अगर ये सेशंस पसंद आते हैं, जैसे ऑलरेडी हम टीचिंग और रिसर्च पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको कहती हूँ कि कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा कि कोई कमी तो नहीं है सेशंस में। तो ये होता है फीडबैक। अगर आप लोग मेरी बातों का, मेरे कहे हुए सवालों का जवाब देते हो, दैट इज कॉल्ड फीडबैक, जो कि हमारी इस कम्युनिकेशन, जो टीचिंग के लिए कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, इस प्रोसेस को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कम्युनिकेशन की।
इसी के साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे पास बेसिकली 6 चीज़ें आती है। देखो, सेंडर होता है वो पर्सन जो मैसेज सेंड करता है, मैसेज देता है। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, तो आपकी मैम यानी कि मैं हूँ सेंडर। आप लोग एबीसी नाम के मेरे स्टूडेंट्स हो, आप लोग हो रिसीवर। मैं जो भी बोल रही हूँ उसको एनकोड करना बोलते हैं। जो सेंडर होता है, सेंडर कभी भी कोई मैसेज अगर देते हैं, उस चीज़ को एनकोडिंग या एनकोड करना कहते हैं। और रिसीवर के एंड पर उसी चीज़ को समझ लेना डिकोडिंग कहा जाता है। अब मान लीजिए कि मैं किसी की शॉर्टकट या किसी कीवर्ड से आपको कुछ बात कह रही हूँ और आप उस चीज़ को समझ भी पा रहे हो, इसका मतलब है कि मेरे एन्कोडेड मैसेज को आपने डिकोड कर दिया। तो इस चीज़ को बस इतना सा ध्यान रखिए, सेंडर की साइड पर एन्कोडिंग होती है और रिसीवर की साइड पर डिकोडिंग होती है। ओके? अब यहाँ पर एनकोडर मैं हूँ, डिकोडर आप लोग हो और हम क्या शेयर कर रहे हैं? मैसेजेस शेयर कर रहे हैं। एंड एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए मैंने आपको बताया हमेशा फीडबैक ज़रूरी होता है, जो कि रिसीवर हमेशा सेंडर को देता है। इसको एक और एग्ज़ाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। जैसे अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया कि चलिए बताइए आप कैसे हो? आपको क्या-क्या समझ आया? और सामने से आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया, तो मुझे बुरा लगेगा। मैं कहीं न कहीं चुप हो जाऊँगी, उसके बाद नहीं पूछूँगी कि आप लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहे। वहीं अगर मैंने आपसे पूछ लिया सेम सवाल और आपने उसका बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया, पॉज़िटिव, नेगेटिव जो भी रिप्लाई किया, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है लेकिन रिप्लाई किया। इसका मतलब है कि फीडबैक आया है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो रहा है, बेस्ट लेवल पर चल रहा है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। कुछ फेमस स्कॉलर्स के द्वारा दी गई कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैं लेकर आई हूँ, बार-बार पूछी जाती हैं। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान-प्रदान करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अब मैसेज को रिसीव करना, मैसेज को सेंड करना इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन को एक या एक से ज़्यादा पर्सन के साथ शेयर करना इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, ये देखो यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ें लिखी है कि कम्युनिकेशन इज़ अ सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज़ व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ अनदर। इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आप लोगों को जैसे यूनिट वाइज़ यहाँ पर प्रिपरेशन करवा रही हूँ। अब ऐसे में क्या हुआ, मैंने जो पढ़ाया वो एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया। ऐसा तो नहीं है जहाँ से मेरा मन किया, जैसा मेरा मन किया बस कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। एक सिस्टमैटिक वे के साथ हमने पढ़ाना और पढ़ना शुरू किया है। ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। आप सोच रहे हो कि किसी पर्सन से एक बार ही बात करके आप फाइनल कर सकते हो कि वो कैसे बिहेवियर के हैं, कैसे नेचर के हैं, तो वो गलत सोच रहे हो। सिस्टमैटिक और कंटीन्यूअस प्रोसेस से ही कम्युनिकेशन को इफेक्टिव माना जाता है और यहीं से हम किसी पर्सन को आइडेंटिफाई। सो अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। सो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें बता दी है। सेंडर ने क्या किया, मैंने आप लोगों को एक मैसेज दिया, कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे अभी शेयर कर रही हूँ, इसको एन्कोडिंग कहा जाता है चैनल और मीडियम। चैनल और मीडियम है कि कैसे आप बोल रहे हो, आप टेलीफ़ोन, मोबाइल के थ्रू बात कर रहे हो, आप रिटन में उनको किसी पेपर पर लिख कर दे रहे हो, ओरल वे में यानी कि सामने से बोल कर कह रहे हो। तो चैनल और मीडियम होता है कि किस तरीके से एक सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक पहुँचाने में मदद करते हैं। ऑडियंस है और यहाँ पर फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, जो कि सेंडर को चाहिए ही होता है। इसको प्रतिपुष्टि कहा जाता है। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन पर जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये टॉपिक आपको डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले कुछ एग्जामिनेशन में इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। सो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला तो देखो बेसिक फंक्शन ये होता है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको नॉलेज देना चाहती हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अपने कल्चर का, अपने इंटीग्रेशन का प्रमोशन आपके साथ करना चाहती हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी फंक्शंस में भी इनको अलग-अलग हिस्सों में बाँटा गया है, जैसे कि सबसे पहले आ जाते हैं मैक्रो फंक्शंस। सो मैक्रो फंक्शंस में ये शुरू के 8 फंक्शंस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है इमोटिव फंक्शन। इमोटिव को आप याद रख सकते हो इमोशंस के साथ। अब कई बार क्या होता है, अपने इमोशंस प्रेजेंट करने के लिए आप बोल देते हैं ना, ओह माय गॉड। लोग ये टर्म बहुत यूज करते हैं, ओह माय गॉड हो गया, ओह नो।
ठीक है? इस तरीके की कुछ जनरल टर्म्स होती हैं जो कि इंटरनलाइज़ हम कर चुके हैं, हमारी रूटीन में ही है, तो कुछ भी सिचुएशन हो, ऐसे कुछ शब्द हमारे मुँह से निकल ही जाते हैं। तो जो इमोशनली चीज़ें एकदम से हम कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इमोटिव फंक्शन। एग्ज़ाम्पल बेस्ट बता दिया, ओह माय गॉड! कई लोग ओह नो! ऐसे टर्म्स को यूज़ करते हैं इमोटिव फंक्शन में। अगला है डायरेक्टिव फंक्शन। ओके, सो डायरेक्टिव फंक्शन होता है जिसमें कि हम कोई एक पर्सन अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर में डायरेक्टली अफेक्ट करने की उसके बिहेवियर को कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव फंक्शन। अगला है फेटिक फंक्शन। फेटिक फंक्शन को आप याद रख सकते हो किसी भी चीज की कंफर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। अब आप जब फोन करते हो किसी को, तो आप डायरेक्टली तो कॉल पे बोलना शुरू नहीं कर देते हो, पहले यही बोलते हो ना, हेलो कौन बोल रहे हैं, हेलो क्या आपको हमारी आवाज आ रही है। तो फिटिंग फंक्शन हमें ये कहते हैं कि हम अपना मैसेज डिलीवर करने से पहले, प्रॉपर कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले एक कंफर्मेशन चाहते हैं, ठीक है, कि जिसके लिए ये मैसेज है क्या वो पर्सन सुन रहा है, जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार क्लियर हो जाए कि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है या नहीं, दैट इज कॉल्ड फिटिंग फंक्शन। अगला है पोएटिक फंक्शन। पोएटिक फंक्शन देखो, पोयम के थ्रू या फिर कुछ टैग लाइन्स होती है ना, उन्हीं के थ्रू हम चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेज़ेंट करते हैं। जैसे कि अगर आप की कोई तारीफ़ कर रहे हैं, तो अपने आपने खुद अपनी तारीफ़ में बोल दिया कि हाँ, मैं तो झांसी की रानी हूँ, आई एम द क्वीन। इस तरीके के कुछ टर्म्स बोलते हैं, जैसे मान लो मुझे किसी ने कुछ बोल दिया और मैंने सामने से कह दिया, यस आई एम द क्वीन। तो ये पोएटिक फंक्शन है कि मैंने एक टैग लाइन यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज कर दी है। ओके, इसी के साथ फिर अगला फंक्शन आ जाता है रेफरेंशियल फंक्शन। इट रेफर्स टू एनी मैसेज दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू कन्वे इंफॉर्मेशन। एक कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन मैं उसको सिंपल से तरीके से नहीं बताना चाहती, मैंने उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया है कुछ इंफॉर्मेशन को एक्स्ट्रा लेवल पर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स देखो, अगर ये चीजें आपको समझ आ रही हैं, वो कि जो कि मुझे श्योरिटी है कि जरूर आ रही होंगी, तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि सेशंस पसंद आ रहे हैं एंड मैं सारी यूनिट्स कंटिन्यू करूं। अगर कोई डाउट है तो भी मुझे पूछ सकते हो, ये सभी टॉपिक्स पर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगला है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शंस। ये फंक्शन बेसिकली फोकस करते हैं अटेंशन, लैंग्वेज का जो कोड होता है ना, उसकी अटेंशन पर ये मेजर फोकस रखते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ, तो आप उस बात के मीनिंग से ज्यादा मेरी लैंग्वेज पर, मेरे ग्रामेटिकल एरर्स जो होते होंगे मे बी, उन चीजों पर आप लोग फोकस करते हो। मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन इसको बोलते हैं। अगला है कॉन्टेक्सचुअल फंक्शंस। सो इट सेट्स द टोन। फॉर एग्जांपल, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले या कई बार कुछ बात करते-करते हम हाँ, इस तरीके के कुछ सिंबल्स, कुछ छोटे-छोटे टर्म्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्सचुअल फंक्शंस। ओके, अगला है ह्यूरिस्टिक फंक्शंस। सो वी हियर वी यूज़ लैंग्वेज टू गेन नॉलेज, लर्न एंड एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। ह्यूरिस्टिक फंक्शन में हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। अगले 4 फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स डायरेक्टली एग्जाम में बहुत बार आई है। पहला है डिनोटेशन। ओके, सो डिनोटेशन बेसिकली किसी भी वर्ड का एक लिटरल मीनिंग होता है। डिक्शनरी की डेफिनेशन आपने सुना होगा टर्म, कुछ चीज़ें होती है ना जिसका मीनिंग रियल लाइफ में हमें कुछ और पता होता है, लेकिन डिक्शनरी खोलकर देखोगे तो टिपिकल मीनिंग मिलेगा आपको उसका, इंग्लिश, हिंदी किसी भी लैंग्वेज में, दैट इज़ कॉल्ड डिनोटेशन, जो डिक्शनरी मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके, कॉनोटेशन होता है, it refers to the associations that are connected to a certain word or the emotion suggestions related to the word। किसी भी वर्ड, अब मैं आपके सामने कोई सेंटेंस रख रही हूँ, कोई वर्ड बोल रही हूँ, उस वर्ड के पीछे मेरे क्या इमोशंस हैं और क्या मैं उन इमोशंस को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ सामने वाले के आगे, दैट इज कॉल्ड कॉनोटेशन। अगला है सिमिली। सिमिली कंपैरिजन होता है दो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स का,
जिसको कि हम वर्ड्स के साथ पहले कनेक्ट करते हैं, फिर उनके बीच में डिसिमिलैरिटीज को फाइंड आउट करते हैं। एंड मेटाफर, अगर खास तौर पर स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों से इन टॉपिक्स के बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो मेटाफर क्या होता है? ये सिमिली के जैसा ही होता है, एक्सेप्ट that a metaphor compares two dissimilar objects without using the words as or like। देखो, सिमिली में हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, एज लाइक, जैसे मैंने बोल दिया कि आपके मार्क्स आप उसकी तरह हो, लेकिन फिर भी थोड़े अलग हो। हमने लाइक और एज टर्म यूज करके कंपेयर किया। मेटाफर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें एज, लाइक इस तरीके के टर्म्स को यूज नहीं किया जाता, ठीक है। ओके, सो ये थे बेसिक फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ से भी जरूर क्वेश्चंस आते हैं। सीक्वेंस जरूरी नहीं है, बस नाम याद रखना। 7 C होते हैं जो कम्युनिकेशन को बताते हैं कि क्लियर, जो भी आप बात कर रहे हो, किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो क्लियरली प्रेजेंट कीजिए। कंसाइज, मतलब कई लोग होते हैं ना, बात कुछ और कर रहे हैं, स्टोरी कहीं से शुरू हुई खत्म कहीं पर हुई। तो कंसाइज होना चाहिए कि जितने छोटे, जितने कम वर्ड्स में आप अपनी चीजों को क्लियरली प्रेजेंट कर सको, दैट इज कॉल्ड कंसाइज। कंक्रीट की बेस्ट वे में प्रेजेंट करो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट एंड कर्टियस होना चाहिए। तो ये 7 C's अगर आपके कम्युनिकेशन में होते हैं तो बेस्ट कम्युनिकेशन उसको माना जाता है। 10 कमेंडमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ से अभी पिछले 2-3 एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं। इसको भी बस याद एक बार पढ़ लीजिए, अलग से कुछ याद नहीं रखना। क्लेरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेटिंग, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देने से पहले खुद के एंड पर उस चीज को, उस आइडिया को क्लियर कर लेना चाहिए। एग्जामिन द ट्रू पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं ना। लेकिन इस वीडियो में कम्युनिकेशन, इस वीडियो के थ्रू कम्युनिकेशन से पहले मैंने इसका एक ट्रू पर्पस जान लिया है कि आप सभी स्टूडेंट्स चाहते हो कि एग्जाम में कम टाइम है तो फाइनल रिवीजन हम कर लें। तो ये ट्रू पर्पस मैं समझ गई हूँ और उसी लेवल के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। टेक द एंटायर एनवायरमेंट, फिजिकल एंड ह्यूमन इनटू कंसिडरेशन। सो किस जगह पर आप हो, कहाँ पर आप हो, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, कौन है, उन सब माहौल को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। When valuable, take advice from others while planning communication। किसी से एडवाइस भी ले सकते हो अगर आपको लगता है कि जरूरत है। Be careful of the overtones and the basic content of the message। कि आप कहीं बढ़ा चढ़ाकर बातें ना बोलो, इस चीज का ध्यान रखिए। एंड बात का बेसिक कारण, क्या आप किसी को कोई बात बता रहे हो तो कई बार होता है ना, आप लोगों को भी रिग्रेट होता होगा कि अरे उसको बात बताते बताते कुछ ज्यादा ही बोल गई, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दे दी जो कि नहीं देनी चाहिए थी, है ना। तो यही है कि ओवरटोन और बेस्ट कंटेंट जो आप मैसेज का है उस पर ध्यान दीजिएगा। यूज क्रिस्प लैंग्वेज एंड बी क्लियर। जो लैंग्वेज, जो भाषा का प्रयोग आप कर रहे हो वो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि सामने वाला भी समझे, एंड टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। फॉलो अप ऑन कम्युनिकेशन, की जरूरी नहीं है आप अकेले ही बोलते रहो, सामने वाले को सुनने का मौका भी देना चाहिए, सामने वाले को सॉरी बोलने का मौका भी देना चाहिए। कम्युनिकेशन विद द फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट इन द माइंड, कम्युनिकेट विद द फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट इन द माइंड। यानी कि अभी आप अगर किसी को, खास तौर पर दोस्तों में ये होता है कि खास तौर पर अगर आप किसी को कुछ बात बता रहे हो, भावनाओं में बहकर ज्यादा नहीं बोल देना। ये ध्यान रखना कि अभी तो मैं बोल रही हूँ, फ्यूचर में इस चीज का मुझ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो भी ध्यान रखना। बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। अगर मैं, ऐसे है कि दो लोग आपस में बातचीत अगर कर रहे हैं और एक बस बोले जा रहा है, दूसरे को वो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, तो आप एक गलत कम्युनिकेटर हो। आपसे दूसरी बार कोई पर्सन बात करना ही नहीं चाहेगा क्योंकि आप दूसरे पर्सन को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। एक अच्छे लिसनर हो ही नहीं। एग्जिबिट कॉन्ग्रुएंसी। ओके, सो ये ये 10 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लोग मार्क कर लीजिए, ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। सो सबसे पहला है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा, इसको ऐसे याद रख सकते हो, इंट्रा ए है मतलब अपने आप से,
जो लोग अपने आप से, कई बार होता है ना, आप रिहर्सल कर रहे हो शीशे के सामने, कुछ डायलॉग्स बोल रहे हो शीशे के सामने, या अपने मन में कुछ सोचते-सोचते लोग मुँह में बड़बड़ करने लग जाते हैं। यानी कि पर्सन जो अपने आप से कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरा उसके आस-पास कोई भी नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें आप लोग ये भी कर सकते हो, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें भी इंट्रापर्सनल के अंदर आती है, जिसमें आपके आस-पास कोई भी इंसान नहीं है, आप मन में अपने दिमाग में ही कुछ बात सोच रहे हो, दिमाग में ही कुछ डिसीजंस ले रहे हो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन विद योर फ्रेंड्स, जिसमें 1-2 इस तरीके के लोग हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। ग्रुप कम्युनिकेशन का तो पता ही है, बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ बातचीत कर रहे हैं, और इस ग्रुप कम्युनिकेशन में हर एक पर्सन को पूरा अधिकार होता है कि वो कम्युनिकेट कर सके, सबको बोलने का पूरा-पूरा इसमें बराबर का अधिकार होता है। अगला है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक पर्सन होता है सेंडर और मल्टीपल होते हैं यहाँ पर रिसीवर। ठीक है? सेंडर, जैसे कि आप भाषण सुनते हो, मोदी जी अगर कभी आ रहे हैं स्टेज पर, तो बहुत से लाखों लोग तो सामने ग्राउंड में बैठकर उनको सुनते हैं, लाखों लोग टीवी में, रेडियो में उनको सुनते हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन होता है। आप लोग रेडियो सुनते हो, आप लोग टीवी न्यूज़ देखते हो, एक पर्सन बोलते हैं और लाखों लोग वहाँ पर उनकी बातों को सुनते हैं। ठीक है? और ग्रुप कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रुप में सबको बोलने का बराबर अधिकार होता है। अगला है मीडियम के थ्रू भी कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल होता है मौखिक रूप से बोलकर, जिसमें कि हम वर्ड्स का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल कर सकते हैं। ठीक है? ओके, सो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल या तो आप बोलकर कर सकते हो, या फिर लिख कर भी अगर किसी को कोई मैसेज दे रहे हो, वो भी वर्बल ही होता है। अगला है नॉन वर्बल, इसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता, ना ही लिखित रूप से, ना ही मौखिक रूप से। ठीक है? नॉन वर्बल में आप लोग सिंबल्स, इशारे, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हो। अब जैसे मैंने आपको आँखों से इशारा कर दिया, हाथों से इशारा करके बोल दिया कि यहाँ आ जाओ, या हाथों से इशारा करके बोल दिया कि यहाँ पर बैठ जाओ। मैंने वर्ड्स का यूज़ नहीं किया, बस मैंने हाथ से इशारा किया, आप समझ गए कि मैम हमें सिट सिट डाउन बोल रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है? इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स होते हैं, ओरल और रिटन। सो ओरल में एक तो कन्वर्सेशन होता है, चाहे आप लोग टेलीफ़ोन पे बात कर रहे हो, चाहे आमने-सामने फ़ेस टू फ़ेस बात कर रहे हो, ये भी कम्युनिकेशन वर्बल आता है। हम लोग अभी लेक्चर्स दे रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन है। रेडियो वर्बल कम्युनिकेशन है। शॉर्ट जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है। न्यूज़ लेटर, सर्कुलेटर्स जो होते हैं, ये सब क्या आ जाते हैं, आपके वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स में आता है। नॉन वर्बल में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अपीयरेंस, आप कैसे दिख रहे हो। कई बार बोलते हैं ना कि पर्सन की अपीयरेंस ही बहुत कुछ कह जाती है। तो आपकी अपीयरेंस, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे आप चल रहे हो, कैसे आप ट्रीट कर रहे हो अपने आप को, ये सब चीज़ें बताती हैं आपके बिहेवियर के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये कहता है। साउंड्स, आपकी टोन, आपका वॉल्यूम, आपने कुछ बोला नहीं लेकिन फिर भी आपके एक्सप्रेशंस, किसी चीज़ पे आप क्या रिएक्ट करते हो, ये सब नॉन वर्बल के अंदर आता है। अगला है फिर हमारे पास मेटा कम्युनिकेशन। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, 2 लोग अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों बराबर लेवल पर बोल रहे हैं, बस उसी को मेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है? अब जैसे मान लो किसी पर्सन के साथ आपने आज से 2 साल पहले कुछ बात की होगी। अब आप लोग उसी बात के बारे में फिर बात कर रहे हो कि याद है 2 साल पहले ऐसा हुआ था, 2 साल पहले तुमने ये बोला था, तो वो मेटा कम्युनिकेशन के अंदर आता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बताती हूँ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रोक्सिमिक्स, ठीक है? इसके बाद आ जाता है आपके पास पैरालिंग्विस्टिक। अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये सब टर्म्स के मतलब, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इस पे शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है? पैरालिंग्विस्टिक्स होता है,
काइनेसिक्स भी आता है आपका नॉन वर्बल में। उसके बाद हैप्टिक्स आता है जिसको टच लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद आता है फोनेमिक्स, फोनेमिक्स आ गया। नेक्स्ट आ जाता है ड्रेस एंड अपीयरेंस, ड्रेस एंड अपीयरेंस, देन वी हैव क्रोमैटिक्स एंड लास्ट आ जाता है आइकॉनिक। तो ये 8 टाइप्स होते हैं जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हैं और एग्जाम में भी बार-बार पूछे जाते हैं। अगला देख रहे थे हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, सो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? अब जैसे देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है वो कभी-कभी फॉर्मल भी होता है, कभी-कभी इनफॉर्मल भी होता है। किसी भी ऑफिस में आप लोग जाओगे बिल्कुल टू द पॉइंट, काम से काम का मतलब वाला आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। अब जैसे आप लोग मुझसे कभी बात कर रहे होंगे तो माना फ्रेंडली नेचर किसी एजुकेटर का हो सकता है, लेकिन एकदम से तो मैं आप लोगों के साथ दोस्त नहीं बन जाऊंगी। दोस्तों की तरह अरे यार अबे यार ऐसे बात करने नहीं लग जाऊंगी। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, द यूज ऑफ राइट लैंग्वेज एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिक्वायर्ड हियर। अब जैसे आप लोग स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हो तो वहां पर कितना स्ट्रिक्टली रहते हो, टू द पॉइंट बात करके वापस आ जाते थे, तो वो फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें आप लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हो, बहुत कूल माहौल रहता है, यहाँ पर किसी भी तरीके की फिल्टरिंग की जरूरत नहीं होती है। अगला है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड क्या होता है? अपर लेवल से नीचे के लेवल की ओर। अब मान लीजिए आपके स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल ने किसी भी फ्रेशर टीचर से बात कर ली, उनको कोई मैसेज डायरेक्टली डिलीवर किया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। अपवर्ड है किसी फ्रेशर टीचर ने डायरेक्टली प्रिंसिपल या जो सीनियर अथॉरिटीज है उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट किया, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। लिटरल कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल भी बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी कॉलेज में या किसी ऑफिस में 2 डिपार्टमेंट है, एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो एचओडी है उन्होंने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी से बात की, क्योंकि एचओडी है दोनों, दोनों का पावर बराबर है, दोनों की लेवल बराबर है, लेकिन अलग अलग ब्लॉक में से वो है, अलग अलग सर्कल में से वो है, दैट इज कॉल्ड लेटरल कम्युनिकेशन। Diagonal communication is effective as hierarchical bindings are removed and there is a free flow of information cutting across positioning or the status. तो ये होता है diagonal communication. Next we have, so जैसे हमने देखा था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, देख सकते हो ये सब चीजें हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स है। ओके, ये है ग्रुप कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल, और ये है आपके पास मास कम्युनिकेशन के सभी, ये जितने भी है इस वाली साइड पर, ये सब है मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स। आई होप आप लोग समझ गए हो अच्छे से। अभी भी अगर अभी तक कोई डाउट था तो ये इमेजेस देखकर आपको और क्लियर आइडिया हो चुका होगा कि क्या डिफरेंस होता है मास और ग्रुप में। इसमें से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते ही है। ओके, अगला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी हमने देख लिया। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, हाथों से जो इशारे होते हैं। वर्बल नॉन वर्बल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी मेडिएटेड और एवमेडिएटेड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑन इट्स पार्ट मोस्टली मास कम्युनिकेशन नीड टू बी मेडिएटेड, ये गलत है। ठीक है, सो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस होता है जिसको एक साथ चल, जैसे कॉल पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ से मैं बोल रही हूँ, वहां से आपने रिप्लाई किया, फिर मैंने बोला, फिर आपने रिप्लाई किया। ये सिंक्रोनस होता है कि साथ साथ में दोनों सेंडर रिसीवर दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों मैसेजेस शेयर कर रहे हैं। अभी ये जो वीडियो आप मेरी देख रहे हो ये क्या है? एसिंक्रोनस है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं ही बोल पाऊंगी, आप लोग सिर्फ सुन सकते हो। रिप्लाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स में मैसेज कर सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, वहीं अगर हमारा ये लाइव सेशन होता तो इसको सिंक्रोनस कहते। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी उसमें रिप्लाई कर सकते थे। यहाँ पर देख सकते हो डेफिनेशंस।
स्टूडेंट्स, अगर आप ऑलरेडी हमारे पेड स्टूडेंट्स हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड होंगे। आप लोगों के साथ ही पीपीटी में शेयर कर दूँगी। ओके, डोंट वरी, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। ये सभी स्टेटमेंट्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के से ही मैंने ली है, ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए। ये देखो, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। सिंक्रोनस साथ साथ, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। सिंक्रोनस मतलब साथ साथ। वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम, ऑडियो, विकीज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कौन कौन से सिंक्रोनस है? वीडियो चैट भी है, वीडियो कॉल पे बात करते हो, वर्चुअल क्लासरूम्स भी है, जूम वगैरह पे जो क्लास ली जाती है, और ऑडियो कॉल्स भी है। विकिपीडिया वगैरह सर्च करते हो तो सामने से नहीं बोलता। ईमेल में भी जरूरी नहीं है कि अभी आपने मैसेज किया अभी आपको रिप्लाई आ जाए। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, जो कि बहुत बार आए हैं एग्जाम में। ओके, सो देखो इसमें क्या कहा है। ब्लॉग एसिंक्रोनस है, बिल्कुल है। पॉडकास्ट भी एसिंक्रोनस है, ईमेल भी एसिंक्रोनस है, और डिस्कशन फोरम भी एसिंक्रोनस है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को याद रखो, सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि इनफॉर्मल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। इसमें सिर्फ इतना याद रख लोगे काफी है। ठीक है, सो ये अनौपचारिक संचार यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। एंड ग्रेप वाइन के टाइप्स में आता है सिंगल स्टैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन और क्लस्टर चेन। ठीक है, अब गॉसिप चेन क्या होता है? एक पर्सन ने दूसरे को बोला, दूसरे ने वही बात तीसरे को बोल दी, तीसरे ने वही बात चौथे को बोल दी, तो ए ने जो एग्जैक्ट बात बोली होती है, डी तक पहुंचने पहुंचते उस बात की तो स्टोरी ही आधी चेंज हो जाती है। तो ये ग्रेप वाइन को इसीलिए इनफॉर्मल बोला जाता है कि बात का बतंगड़ बना देता है, ये बात का मीनिंग चेंज कर देता है, बात जो फैल जाती, जितने भी कम्युनिकेशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सब आपके ग्रेप वाइन में आते हैं। ठीक है, टाइप्स है यहाँ पर लोनली शोर, गॉसिप, पॉसिबिलिटी एंड ग्रुप। ओके, सो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेस्ट तभी होता है जब मिनिमम दो लोग तो हो ही। अगर एक ही है तब तो वो इंट्रापर्सनल हो गया। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बेस्ट कम्युनिकेशन माना जाता है। मैसेज जरूरी है, ऐसा नहीं है कि दो लोग मिल गए कि चलो मिलते हैं कुछ बात करेंगे, आगे उनके पास मैसेज ही नहीं है, पता ही नहीं है बात क्या करनी है। कम्युनिकेशन में भी रिटन, ओरल एंड जेस्चर, दो वे प्रोसेस होता है कि अगर एक बोल रहा है तो दूसरे सुने, जब दूसरा बोल रहा है तो पहला अच्छे से सुने, बात नहीं काटनी है, तभी बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स। कम्युनिकेशन में बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। सो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिटेल में देख ली है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल मॉडल द कम्युनिकेशन अप्रोच इज कंसीडर्ड एज। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक जरूर मिल जाएगा। आगे हम आगे पढ़ेंगे कि बिहेवियरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। ये देखो, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में से पूछे गए हैं। ठीक है, आंसर इसका बी है, आप लोग देख लीजिए। ओके, सो अब हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की। अब ना बहुत सारे फिलोसोफर्स ऐसे थे जिनके हिसाब से उनको लगता था कि कुछ को लगता था कम्युनिकेशन ये है, कुछ को लगता था कम्युनिकेशन वो है, तो उन सब ने क्या किया, अपने इस कम्युनिकेशन के मॉडल्स को बना दिया। अब जैसे बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल के हिसाब से कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों की जरूरत है। एक स्पीकर यानी कि एक बोलने वाला पर्सन, एक रिसीवर जो उस मैसेज को सुनने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए तैयार हो, और एक होना चाहिए प्रॉपर मैसेज या फिर प्रॉपर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। तो एरिस्टोटल का कहना था कि सिर्फ तीन चीजें अगर हमारे पास है तो हम अच्छे से अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। स्क्रमिन 1964 में उन्होंने ये कहा था। उन्होंने कम्युनिकेशन को फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का नाम दिया था। ठीक है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में उन्होंने इसको दो हिस्सों में बांटा था। एक तरफ सोर्स वाला हिस्सा था, यानी कि सेंडर वाला हिस्सा था,
और दूसरी तरफ डेस्टिनेशन वाला हिस्सा था, यानी कि रिसीवर वाला हिस्सा था। इनका ये कहना था कि सेंडर और रिसीवर है, हमारे पास मैसेज भी है, लेकिन मैसेज को पहुंचाना कैसे है, उसका मीडियम क्या होगा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस टर्म किन्होंने शेयर की थी, किन्होंने बताई थी, तो वो आंसर होना चाहिए स्क्रम, आपके पास 1964। कार्ड्स 1957 में ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन इंटरमीडियरी एक मॉडल होता है। ये मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ही टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ गेट कीपर्स एंड इंटरमीडियरीज और सेंसरी ग्रुप्स। वो कहते हैं कि एक स्पीकर होता है, एक ऑडियंस होती है, और बीच में गेट कीपर को होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका नाम दिया गया था एन इंटरमीडियरी मॉडल, एंड ये प्रेजेंट किया गया था कार्ड्स के द्वारा। अगला शैनन एंड वीव 1949 में इन्होंने ये कहा था, इन्होंने विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें कि मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट किया गया था। ओके, अब इन्होंने कहा कि सेंडर है, मैसेज अच्छे से दे रहे हैं, रिसीवर भी है जो मैसेज सुनने के लिए तैयार है, हमारे पास मैसेज भी है, लेकिन मैसेज के बीच में नॉइज सोर्स भी तो हो सकता है, उसका क्या करेंगे। सो नॉइज सोर्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो शैनन एंड वीवर ने प्रेजेंट किया था। कॉन्स्टिट्यूटिव मेटा मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। कॉन्स्टिट्यूटिव मेटा मॉडल में 7 कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। यूरिटिकल, सेमियोटिक, फिनोमिनोलॉजिकल, साइबरनेटिक्स, सोशियो साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल और क्रिटिकल, ये 7 चीजें यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी। अगला है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो इसमें आप देख सकते हो द ट्रांजैक्शनल मॉडल proposes that communication between two or more people occurs in an ongoing exchange of messages। ट्रांजैक्शन ऐसे होती है, अब आप देखो, पैसों की ट्रांजैक्शन बोलते हैं ना हम, कैसे होती है, आपने एक को दिए, फिर वहां से पैसे घूम घूम के गोलमोल होकर आपके पास आ जाते हैं। वैसे ही एक पर्सन अगर मैसेज दे रहा है दूसरे पर्सन तक, तो दूसरा पर्सन जब उनको फीडबैक दे रहा है, उसी मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, करते करते बात कहाँ से कहाँ चेंज हो जाती है, ये सब चीजें ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर आती है। इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन एक बेस्ट एग्जाम्पल माना गया है। इसके अलावा ट्रांजैक्शनल में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, आप उसको देख सकते हो। द ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, द एलिमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। ए ने कुछ बात कही, बी ने सुन ली, जब बी रिप्लाई करेंगे उसके बाद ही ए फिर अगला सेंटेंस इसमें बोल पाते हैं, तब तक उनको पता नहीं कि वो क्या बोले। ओके, नेक्स्ट इज, देखो क्वेश्चन है, अ क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, बिल्कुल सही है। टीचर ने कुछ बोला, स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे, उसके बाद टीचर उनको फीडबैक देंगे कि आपने सही बोला या गलत। अगर सही था तो टीचर और एक्सप्लेन करेंगे, गलत था तो भी एक्सप्लेन करेंगे। इसका कारण ये है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। ये तो होता ही है, क्लासरूम में आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं एज अ टीचर। अब देखो, आप लोग प्रोफेसर बनने वाले हो, क्लासरूम में किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे बच्चे पूछ रहे हैं, इससे से पता चलता है कि किस लेवल की लर्निंग यहाँ पर हो रही है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट है तो सही, लेकिन पहली स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है मास मीडिया एंड सोसाइटी। कम्युनिकेशन में मास मीडिया एंड सोसाइटी के मेन कैरेक्टरिस्टिक से हम शुरू करेंगे, जहां से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर, ऑडियंस इज लार्ज। सो मास मीडिया में हमेशा लार्ज ऑडियंस होती है एंड हिट्रोजीनियस होती है। अब देखो, मास कम्युनिकेशन मैंने आपको क्या बताया, एक सेंडर है और मल्टीपल रिसीवर्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑडियंस यहाँ पर लार्ज और हिट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप की ऑडियंस है। अब जो न्यूज सुन रहे हैं उसमें हर एज ग्रुप के लोग होंगे, हर जेंडर के लोग होंगे, हर सिटी हर लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। तो इसीलिए मास मीडिया एंड सोसाइटी की पहली कैरेक्टरिस्टिक यही है। तीसरा है, द सोर्स इज एन इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल। अब सोर्स का मतलब क्या है, जहां से आपको मैसेज मिल रहे हैं,
अब आप किसी न्यूज़ को सुन रहे हो, तो न्यूज़ कोई पर्सनल एंड पे तो कोई पर्सन आपको देगा नहीं। वो किसी ग्रुप या किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही आप तक पहुँचाई जा रही है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि सोर्स हियर इज़ एन इंस्टीट्यूशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज यूज्ड टू रिप्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म, कुछ प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके ही इंफॉर्मेशन शेयरिंग इधर अच्छे से की जाती है। इसको मेडिएटेड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। मेडिएटेड कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा मीडिया है। अब देखो, आप लोगों ने सोशल मीडिया टर्म तो सुनी होगी। मास मीडिया में भी क्या होता है, बहुत सारे लोगों तक अगर आपने इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, न्यूज़ पहुंचानी है, तो उसके लिए मीडिया की ज़रूरत होती है। तो 4 तरीके के ऐसे मीडिया होते हैं जिससे ऑडियंस तक ईज़िली हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। एंड इसके लिए सबसे पहले यूज़ होता है मीडिया रीच। ओके। मीडिया रीच के बाद यूज होता है मीडिया एक्सेस। कि पहला है कि कहाँ कहाँ तक के लोगों तक उस मीडिया का एक्सेस है, उस मीडिया की पहुंच है, फिर कैसे लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा हमारे पास मीडिया एक्सपोजर। नेक्स्ट इज मीडिया इफेक्ट्स। ओके, सो ये 4 वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग इजीली मीडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास मीडिया के केस में। अब देखो, इवैल्यूएशन भी तो हुआ है मास मीडिया का। पहले क्या होता था, प्रिंट मीडिया को यूज किया जाता था, जैसे कि बुक्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, उन्हीं के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाती थी। इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स होते थे, इसके अलावा सिनेमाज होते थे, ठीक है, टीवी था, इंटरनेट था। तो ये सब चीजों के थ्रू पहले क्या होता था, इंफॉर्मेशन दी जाती थी। लेकिन अब इन्हीं चीज़ों को तो यूज़ किया जाता है, लेकिन थोड़े से हायर लेवल पर। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या करता है, लाइव आपको कहीं पर भी चीज़ें पहुँचा सकता है। एक साथ बहुत सारे लोगों को लाइव कंटेंट दे सकता है, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे टाइप की टेप्स एंड डिस्क को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है? पब्लिशिंग को यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर गेम्स को यूज़ किया जाता है। एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मास मीडिया सोसाइटी की जब भी हम बात करते हैं, तो उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ टर्म्स पूछी जाती है। जैसे कि एक टर्म आ जाती है गेट कीपर। Gatekeeper. This refers to persons working in different mass media, and they have the responsibility to decide such as what should get printed, produced and broadcasted. Gatekeepers होते हैं, अब जैसे देखो किसी भी न्यूज़पेपर पब्लिशिंग टाइप की जो कंपनीज होती है, वहां पर अगर आप लोग जाओगे ना, तो आप देखोगे ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ न्यूज़ दी और सीधा बोल दिया प्रिंट कर दो। बीच में 3-4 लोग उसको क्रॉस चेक करेंगे कि अच्छा ये न्यूज़ वैलिड है या नहीं, इसको प्रिंट करना चाहिए या नहीं, कौन से पेज पे प्रिंट करना चाहिए। तो ये गेट कीपर्स का इनको नाम दिया गया है। दूसरी टर्म यूज की जाती है एंट्रोपी। द टेंडेंसी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम टू मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ ऑर्डर टू डिसऑर्डर और चाउस इज कॉल्ड एंट्रोपी। प्राइम टाइम क्या होता है, एक ऐसा टाइम होता है ड्यूरिंग विच द मीडिया हैव देयर लार्जेस्ट ऑडियंस। अब आपने देखा होगा न्यूज चैनल वगैरह वालों के जो बेस्ट एंकर्स होते हैं और बेस्ट न्यूज होती है, वो रात को 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में आती है, क्योंकि वो प्राइम टाइम होता है। वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पर सबसे ज्यादा ऑडियंस एक्टिवेट होती है। अब जैसे हमारे ये वीडियोस है, हालांकि मेरी क्लास का टाइम 3 PM है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो वो रात में 8 बजे के 8 बजे से लेकर के 11-12 बजे के बीच में मेरे वीडियोस को देखते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्राइम टाइम होता है। ओके। अब मास मीडिया का हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानना भी जरूरी है। तो पहले तो वो जर्नलिज्म पर फोकस करते हैं, एडवोकेसी आती है, एनरिचमेंट, सोशलाइजेबिलिटी, एजुकेशन, ये सब चीजें होती है मास मीडिया की, जो कि सोसाइटी पर प्रभाव डालती ही है। ठीक है। अब ना मैं आपको कुछ नाम बताने वाली हूँ, सिर्फ उनका नाम याद रखिएगा, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मास मीडिया की कुछ थ्योरीज होती है, ठीक है, जिनके नाम अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हाइपो, इसको पहली थ्योरी का नाम है
ओके, पहली थ्योरी का नाम है हाइपोडर्मिक थ्योरी, जिसको कि बुलेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी थ्योरी है साइकोलॉजिकल थ्योरी, जिसको कि इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी भी कहा जाता है। तीसरी इसी के अंदर आती है, साइकोलॉजिकल के अंदर ही आती है आपके पास सेलेक्टिव एक्सप्लोजर, और साथ में ही आ जाता है सेलेक्टिव परसेप्शन। ठीक है, बस इस ग्राफ की तरह इसको नोट करके याद रख लीजिए, डिटेल में मत जाना। ओके, इसके साथ ही फिर तीसरी थ्योरी है पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी, पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी। नेक्स्ट वी हैव सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन। फिफ्थ है हमारे पास नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अब देखो ये क्वेश्चन है, ब्लॉगिंग, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, आर्कीव साइट्स। आपको बताना है, देखो न्यूज़पेपर क्या है, प्रिंट मीडिया है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया है। इसके बाद जैसे ब्लॉगिंग आप देख सकते हो, सोशल मीडिया में ब्लॉगिंग होती है। टेलीविजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आर्कीव साइट्स क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब साइट की बात है तो www ही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन की, यानी कि कक्षा का संचार। फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन के बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है कि मैसेज को कैसे फॉर्मुलेट किया जाए, मैसेज को कैसे बनाया जाए। दूसरा है मैसेज की एनकोडिंग करना, एनकोडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा है ट्रांसमिशन, कि कैसे मैसेज को ट्रांसमिट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है। अगला है मैसेज की डिकोडिंग करना, एंड डिकोडिंग के साथ साथ उसको इंटरप्रेट करना। एंड पांचवें नंबर पर आ जाता है फीडबैक। फीडबैक के साथ साथ पांचवें नंबर पर ही इवैल्यूएशन, यानी कि उसका मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है। सो कम्युनिकेशन जो होता है क्लासरूम का, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो क्लासरूम कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले एज एन एजुकेटर आप लोगों को ये समझना होता है कि किस लेवल के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो, क्या डिफिकल्टी लेवल बच्चे समझ पाएंगे, किस तरीके से आपको अपनी बातों को प्रेजेंट करना है। तो ये कुछ चीजें होती है जो कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है। ठीक है, अब जैसे छोटे बच्चों को आप इतनी स्पीड में यूजीसी नेट लेवल का पढ़ा पाओगे, नहीं पढ़ा पाओगे, और पढ़ाना भी नहीं चाहिए। वहीं अगर आप यूजीसी नेट और सेट लेवल के बच्चों को छोटे बच्चों की तरह ABCD लिख लिख कर, मैसेज ऐसे पूरा लिख लिख कर आराम आराम से पढ़ाएंगे, स्पेलिंग बोल बोल कर, तो क्या ऐसे कभी क्लियर हो पाएगा एग्जाम? नहीं हो पाएगा। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में एज एन एजुकेटर ये चीज समझना है कि किस लेवल के, किस कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाले बच्चे आपके पास हैं, एंड कैसे आपने उन पर फोकस रखना है। एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो एजुकेशन होती है उसके कुछ फेजेस होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि पहला है नेगेटिव एंट्रोपी। ओके, एग्जाम में आया है ये बहुत बार। उसके बाद आ जाता है फीडबैक। उसके बाद आ जाता है स्टेडी स्टेट, स्टेडी मतलब फिक्स्ड स्टेट, एक लेवल पर अगर आप लोग रुक जाते हो। अगला आ जाता है डिफरेंशिएशन। अगला आ जाता है आपके पास टेलियोलॉजी, एंड नेक्स्ट इज हायरार्की। ठीक है, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन में नॉइज बहुत हायर लेवल पर रहता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल नॉइज, फिजिकल नॉइज, फिजियोलॉजिकल नॉइज, सिमेंटिक नॉइज। तो ये सब चीजें होती है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू मेक लर्नर्स एक्वायर न्यू, नई चीजें क्या क्या सीखते हैं बच्चे, नॉलेज भी बढ़ता है, बिहेवियर भी आता है, सॉफ्ट स्किल्स भी बढ़ती है। अग्रेसिव गुस्से वाला एटीट्यूड तो नहीं बच्चों को हम सिखाते क्लास में, हाइपर रिएक्शन, एकदम से गुस्सा होकर रिएक्ट करना भी नहीं सिखाते। तो ABC यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगला इज
बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार की बाधाएं। अब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच में बाधाएं तो होती है। एक बाधा ये हो सकती है कि आसपास शोर बहुत है। मैं जितना मर्जी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रही हूँ, आपको जितना मर्जी शौक है उस स्टोरी को सुनने का, लेकिन आसपास माहौल वैसा नहीं है, आसपास शोर बहुत ज्यादा है, तो वो एक बैरियर बन जाता है, वो एक बाधा बन जाती है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सिमेंटिक बैरियर। ठीक है। सिमेंटिक बैरियर ना स्टूडेंट्स बेसिकली आपका लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर के अंदर आता है। ये अलग से कोई टाइप है नहीं। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर यानी कि एक कल्चर का इंसान क्या किसी दूसरे कल्चर के इंसान से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस होगा। अब नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियंस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है साउथ, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है कि साउथ इंडियंस को हिंदी नहीं आती एंड मोस्टली नॉर्थ इंडियंस को उतनी क्लियर इंग्लिश नहीं आती, आती होगी बट साउथ इंडियन लेवल पर नहीं वो कर पाएंगे। तो वे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के ऊपर बैरियर आ जाता है। और कल्चरल बैरियर, अगर किसी का कल्चर ही अलग है तो वो बैरियर तो होगा ही। ओके। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में हमारे पास आ जाते हैं कुछ चीजें जैसे कि सेल्फ इमेज, स्टीरियोटाइपिंग, फिल्टरिंग, कॉग्निटिव डिसऑनेंस। ये सब चीजें आती है साइकोलॉजिकल बैरियर में, जो कि मेंटल एबिलिटीज, किसी के बिहेवियर और पर्सनालिटी से रिलेटेड होती है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आ जाता है साइज, डिस्टेंस। अगर दो लोग बहुत दूर हैं तो उतने अच्छे से वो कम्युनिकेट बात नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू दो लोग बिल्कुल साथ में अगर रोज रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी, लैक ऑफ कॉपरेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिस्टेंस, साइज, ये सब इसमें आता है। देन वी हैव कल्चरल। कल्चरल बैरियर मैंने आपको बताया कल्चरल और सिमेंटिक एक साथ है। फिजिकल बैरियर क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर में आता है जैसे कि सब्जेक्टिव स्ट्रेस, मीडियम अनफैमिलियर, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि चलो एकदम से मैंने आपको बोल दिया कि चलो जूम पर एक मीटिंग करते हैं। अब आप लोगों को पता ही नहीं है, जूम ऐप डाउनलोड तो कर ली, पता ही नहीं है आगे कैसे यूज करना, कहाँ से लिंक शेयर करना, कैसे वीडियो एक्टिव और डीएक्टिवेट करना। तो ये फिजिकल बैरियर होता है कि कैसा फिजिकल एनवायरनमेंट आपको दे दिया जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन में वो थोड़ा सा चाहे कम टाइम के लिए लेकिन बैरियर के रूप में काम करता ही है। साइकोलॉजिकल बैरियर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो ये देख सकते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर? फिजिकल, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल। ठीक है। सो फिलोसॉफिकल नाम का कोई भी बैरियर होता ही नहीं है। दार्शनिक बैरियर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज सिमेंटिक बैरियर? सिमेंटिक बैरियर फंक्शनल होता है? नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशनल होता है? नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है? उसमें आता है साइज, डिस्टेंस, ये सब चीजें जो बताई। फॉल्टी ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है। ठीक है। सिमेंटिक बैरियर, फॉल्टी ट्रांसलेशन अंदर इसके आती है। यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज और अनक्वालिफाइड असम्पशंस। अब जैसे मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से हायर लेवल पर पढ़ाने लग जाऊँ, जो कि आप पहली बार नेट दे रहे हो, सेट दे रहे हो, आपको नहीं समझ आएगा। अब जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, मेरा पेपर टू कंप्यूटर साइंस है, तो आईसीटी पढ़ाते समय हम बिल्कुल बेसिक टर्म्स को यूज़ करके आपको पढ़ाते हैं, तो वो सिमेंटिक बैरियर नहीं होता। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर साइंस लेवल की हायर टर्म्स को यूज़ करूँ, तो वो एक सिमेंटिक बैरियर बन जाएगा आपकी और हमारी कम्युनिकेशन के बीच में। ओके। सो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। साइकोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन में ऑब्स्टेकल्स की तरह ये काम करते हैं। कन्वेंशनल मीडिया ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन लैक फेस टू फेस इंटरेक्शन। ठीक है। न्यूज़पेपर, रेडियो वगैरह होता अच्छा है, उसमें कंटेंट भी अच्छा है, यूजर भी बहुत है, डिस्ट्रीब्यूट भी अच्छे से होता है, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाती। ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल कहा जाता है इंटरनेट कम्युनिकेशन को। इंटरनेट के थ्रू ब्लडलेस कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये कंप्लीट सिलेबस है, जो कि यूजीसी नेट और सेट एग्जाम दोनों के लिए ही सेम रहता है। सो सबसे पहले इस सेशन में हम देखते हैं कि आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है। देखो ये तीन चीजों से मिलकर बना है। पहली है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। ठीक है।
उससे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए कि आईसीटी में हम किसके बारे में बात करते हैं, हम कंप्यूटर्स के बारे में, इंटरनेट के बारे में या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उन सब के बारे में बात करते हैं। सो मोबाइल, इंटरनेट और इन सब चीज़ों की मदद से आप लोगों को कहीं से भी बैठे हुए इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सूचना मिल जाती है, कोई भी सूचना हो। कम्युनिकेशन होता है, अब देखो कंप्यूटर, इंटरनेट ये सब आपको कम्युनिकेट करने में यानी कि संचार यानी कि बातचीत करने में भी तो मदद कर रहे हैं। आप अपने घर में बैठे अपने किसी दूसरे फ्रेंड को कहीं पर भी मैसेज कर रहे हो, आप मेरी ये क्लास देख रहे हो, आप अपने घर पर बैठे हो, मैं अपने ऑफिस में बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये सब टेक्नोलॉजी की मदद से है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, इन्फॉर्मेशन भी शेयर यहाँ पर हो रही है। सो आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं और ये सब चीज़ें आजकल एजुकेशन में भी बहुत मदद कर रही है। आईसीटी को लेकर के एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ये सब चीज़ें आज के इस यूनिट में हम कवर करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम कंप्यूटर के बेसिक से शुरू करेंगे। कंप्यूटर में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर में इस तरीके की जो स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको मॉनिटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं कीबोर्ड, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर छोटा-सा जो एक डिवाइस होता है उसको बोला जाता है माउस और एक डिवाइस होती है जिसको बोला जाता है सीपीयू। ये मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के। अब देखो जो सीपीयू है, सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीपीयू का मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो 2 चीज़ें हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेज़ और स्टोरेज डिवाइसेज़, ये दोनों ही प्रोसेसिंग और स्टोरेज जो सीपीयू के अंदर ही आता है। सीपीयू को 3 हिस्सों में बाँटा गया है, एग्ज़ाम में श्योर क्वेश्चन आएगा, वो 3 हिस्से कौन-कौन से हैं? एक है सीयू, एक है एएलयू और तीसरा है मेमोरी, ठीक है? सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती हैं। एयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, और उसके बाद मेमोरी तो आपको पता ही है मेमोरी किस लिए यूज होता है, ये आपको स्टोरेज में मदद करता है। तो ये हिस्से होते हैं सीपीयू के, ठीक है? सो मेन 4 कंपोनेंट्स है जिसमें इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने में हमें मदद करती हैं, ठीक है? अब जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में छोटे-छोटे बटन्स होते हैं ना बने हुए, इस तरीके से बटन्स होते हैं। अब इस बटन से अगर मैंने ए प्रेस किया तो ये क्या करेगा? ये डेटा को एंटर करेगा किसके अंदर, पहले भेजेगा सीपीयू से और सीपीयू डिस्प्ले करवाएगा मॉनिटर से। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को एंटर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। सो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर की चीजें, कंप्यूटर के यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर के सीपीयू में, ब्रेन में जो कुछ भी चीज़ें हैं, उन सबको हमें डिस्प्ले करवाने में मदद करती हैं। दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एग्जाम में आता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, तो आगे हम डिटेल में देखेंगे हर एक डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड एक मैंने बताया, कीबोर्ड से कीज बटन्स को प्रेस करेंगे, जो भी टाइप करना है, वर्ड्स टाइप करने हैं वो अंदर जाएँगे और हमें कहाँ दिखेंगे? मॉनिटर में दिखेंगे, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसमें दिखेंगे। तो मॉनिटर क्या हुआ? ये आउटपुट डिवाइस हुआ। देखो इनपुट डिवाइसेस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं I-P, आउटपुट डिवाइसेस को O-P, ठीक है? सो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस में कितने बटन्स होते हैं? माउस में 3 बटन्स होते हैं। एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट वाला क्लिक और एक स्क्रॉल बार, जिसको बीच में हम ऊपर नीचे घुमाते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है जॉयस्टिक। सो जॉयस्टिक क्या है? ये गेमिंग के लिए आपको हेल्प करता है। ट्रैक बॉल ये भी गेमिंग के लिए होता है। स्कैनर, स्कैनर क्या करता है? आप लोगों ने देखो जब फॉर्म भरा है यूजीसी नेट का, तो उस समय पे आपको बोला जाता है कि आप लोग अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को स्कैन करके अपलोड कीजिए।
अपने सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड कीजिए। वो क्या होता है, देखो स्कैनर क्या करता है, आपके पास अगर पेपर के फॉर्मेट में कोई चीज़ है, कागज़ के ऊपर कोई चीज़ है, उसको कंप्यूटर के अंदर अगर एंटर करना है, कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोटो के रूप में डालना है, तो उसके लिए स्कैनर को यूज़ किया जाता है। अभी तो हम क्या करते हैं, अभी तो पेपर की फ़ोटो खींचते हैं और अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन जब तक मोबाइल और ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तब तक स्कैनर यूज़ किया जाता था। अभी भी काफ़ी जगह स्कैनर ही यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो स्कैनर को आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको मैं आपको प्रिंटर के साथ रिलेट करके बताऊँगी, ठीक है? टच स्क्रीन, वेब कैमरा। वेब कैम क्या करता है? जो भी आपके कंप्यूटर के बाहर चल रहा है, आस-पास चल रहा है, उस सबको कंप्यूटर के अंदर डालने में मदद करता है। माइक्रोफ़ोन क्या करता है? आवाज़ अंदर एंटर करने में मदद करता है। तो ये सब होती हैं इनपुट डिवाइसेज़। नेक्स्ट आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के मेमोरी में या सीपीयू में जो भी चीजें हैं उनको हमें डिस्प्ले करवाने में मदद करती हैं। आउटपुट डिवाइसेस को डिस्प्ले डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जैसे कि मॉनिटर है आपके कंप्यूटर के अंदर, जो भी गाने हैं, जो भी मूवीज है, जो भी वीडियोस है, उसको डिस्प्ले कौन करवाता है? मॉनिटर करवाता है। आपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया, उसको डिस्प्ले कौन करवाता है? मॉनिटर करवाता है, ठीक है? इसके अलावा जैसे हमने स्कैनर देखा था, स्कैनर ने किसी भी चीज़ को स्कैन किया, वो फ़ोटो बन गई, वो कहाँ पर आई? मॉनिटर में दिखेगी आपको, है ना? दूसरा है प्रिंटर, हेडफ़ोन। हेडफ़ोन आवाज़ हमें बाहर निकाल कर देते हैं ना, जो मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर सॉन्ग है, वो आवाज़ बाहर निकालने में मदद करते हैं। स्क्रीन प्रोजेक्टर, कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं, उसको अगर बड़ी स्क्रीन में देखना है, इसको अटैच करके व्हाइट वॉल पर बहुत बड़े से देखा जा सकता है। जीपीएस लोकेशन, प्लॉटर, वीडियो कार्ड, स्पीकर्स और साउंड कार्ड। अब देखो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में। प्रिंटर तो आपको पता ही है। अब आप सबका यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड आने वाला है मतलब, इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे अपने मोबाइल में, उसके बाद एग्जाम के लिए तो इसको प्रिंट करके आपको ले जाना है ना? तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटर यूज होता है कि आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर जो भी फॉर्मेट है, जो इमेज के फॉर्मेट में या अंदर चीजें होती है, उसको पेपर पे लेकर आने के लिए प्रिंटर काम आता है। वहीं अगर प्लॉटर की बात करें, ये भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं ना, बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं, उसको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो कि है डिफरेंस बिटवीन स्कैनर एंड प्रिंटर। ठीक है? ये दोनों चीजों में डिफरेंस एग्जाम में बहुत बार आता है, सो हम जैसे कि बात कर रहे थे स्कैनर और प्रिंटर के बारे में, तो स्कैनर क्या करता है? आपके पास पेज है, कोई फोटो है, ठीक है, पेपर के फॉर्मेट में है, इसको ऐसे लिखते हैं आपको इजी समझाने के लिए, पेपर के फॉर्मेट में कोई भी चीज है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये होता है। अगर इसको हम आईसीटी की भाषा में बोलें, तो स्कैनर क्या करता है? स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने में आपको मदद करता है। दूसरी तरफ आ जाता है प्रिंटर। ठीक है, सो ये क्या करता है? जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्मेट में है, चाहे कोई फोटो है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट है, जब उस डॉक्यूमेंट को आपने पेपर पर लेकर आना है, एक पेज के फॉर्मेट में आपको वो अपने हाथ में चाहिए, तो उसके लिए यूज होता है प्रिंटर। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं इसको आईसीटी के फॉर्म में? सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। ठीक है, ये होता है। तो इस चीज को याद रख लीजिए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी मैं बता देती हूँ। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जो कि एक डिजिटल फॉर्मेट में होती है। किसी भी मोबाइल में आपके पास कोई फोटो है, ठीक है, मोबाइल में आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, ये होता है सॉफ्ट कॉपी जिसको वी कैन नॉट टच। दूसरी तरफ आता है हार्ड कॉपी, वो चीजें होती है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके मोबाइल में आपने अपनी कोई फोटो खींची, उसके बाद आपने क्या किया? उस फोटो को प्रिंट करवा के बड़ी फ्रेम करवा के लगा दिया। तो पहले जब तक वो मोबाइल में थी, वो डिजिटल फॉर्मेट में थी, तो वो सॉफ्ट कॉपी थी। जब उसको बड़ी फोटो बना दिया, तो वो क्या हो गई? हार्ड कॉपी बन गई। ठीक है, सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी।
सो यहाँ से आई होप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सब क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड कीबोर्ड की, अब गिनने मत लग जाना अपने घर के कीबोर्ड में, अपने घर में जो भी है उसमें गिनने मत लग जाना। सब कीबोर्ड में वैसे तो अलग अलग कीज होती हैं, कई कीबोर्ड में ये वाला पार्ट होता ही नहीं है, ये वाला पूरा पार्ट होता ही नहीं है, नंबर सिर्फ यहीं से यूज करने होते हैं, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 बटन होते हैं। सो एग्जाम में कभी भी पूछा जाए, अपने घर के कंप्यूटर के बटन्स नहीं लिखने हैं, स्टैंडर्ड के लिखने हैं, वो 104 है। सो इनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें कि पहले आ जाती हैं फंक्शन कीज। सबसे ऊपर देखोगे छोटा छोटा सा लिखा होगा, जहां पर बटन है F1 से लेकर F12 तक, फंक्शन कीज। इनके अपने कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे अगर आप लोगों को मैं बताऊं, अगर आप लोग F6 प्रेस करते हो तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप म्यूट हो जाता है, ठीक है। F7 प्रेस करते हो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, F8 प्रेस करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये फंक्शन है, इनके ऑटोमेटिकली फंक्शन होते हैं पहले से सेट किए हुए, ठीक है। बस इनको दबाना है और काम हो जाएगा। एस्केप बटन होता है किसी जगह से बाहर निकलना, जैसे ये पीपीटी है, अभी मैं इसमें एस्केप बटन दबाऊंगी, कॉर्नर वाला छोटा सा बटन दबाऊंगी तो ये एग्जिट हो जाएगा यहां से, ठीक है। इसके बाद आते हैं अल्फाबेट कीज। ए से जेड तक अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर कीज, 0 से 9 तक नंबर कीज होते हैं। उसके बाद आते हैं एरो कीज, ये जो 4 एरो होते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसके बाद आता है एक स्पेस बार होता है, ठीक है, एक स्पेस बार होता है, 2 एंटर बटन होते हैं, एक एंटर बटन ये वाला होता है और एक एंटर बटन यहाँ पर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ना हो तो एंटर होते हैं फिर भी इधर, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास डिलीट बटन होता है, ठीक है। बैक स्पेस का बटन होता है। ये सब कैटेगरीज होती हैं, ये जो स्पेशल स्पेशल कीज होती है ना, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, कॉमा, ये परसेंटेज, ये सब स्पेशल कीज हैं। कंट्रोल कीज कौन सी है? एक तो CTRL लिखा होता है, वो कंट्रोल ही होता है, इसका मतलब CTRL बटन ये कंट्रोल की के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास ऑल्ट ALT ऑल्ट लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद कैप्स लॉक आ जाता है। ये सब क्या है? ये सब कंट्रोल बटन्स है। अब एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, रिविजन के लिए है। 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा। वो ये है कि बताइए मुझे कैप्स लॉक जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, क्या बेनिफिट है इसका, एक लाइन में फटाफट बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो है प्रिंटर्स। सो प्रिंटर मैंने आपको बताया, प्रिंटर के प्रकार एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, खास करके यूजीसी नेट एग्जाम में तो जरूर ही आते हैं प्रिंटर के प्रकार। सो इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए। तो प्रिंटर्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला है इम्पैक्ट, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रिंटर का हेड, इसको ऐसे लिखते हैं, हेड ऑफ प्रिंटर डायरेक्टली टच करता है अगर पेपर के साथ, तो उसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कि हेड पेपर को टच नहीं करता, ये दूर से ही वर्ड्स के लिए स्प्रे कर देता है, ठीक है। एग्जाम में देखो जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि चेन प्रिंटर कौन से प्रकार का प्रिंटर है। तो आपके पास अगर ऑप्शन है लाइन प्रिंटर तो भी ठीक है, या फिर ऑप्शन हो सकता है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। सो इम्पैक्ट प्रिंटर को दो हिस्सों में बांटा गया है, कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीजों को प्रिंट करता है, जैसे A B C, ऐसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेगा, एक एक शब्द को करेगा प्रिंट। लाइन प्रिंटर क्या करता है? पूरी लाइन को इस तरीके से पूरे में ऐसे प्रिंट करता चलेगा, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर, इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों का कोई अलग चीज नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी चीजें सेम ही हैं। कैरेक्टर प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी पूछा जाता है, जैसे लाइन प्रिंटर, इसके 3 प्रकार होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ठीक है। ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ड्रम और चेन प्रिंटर में से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। नेक्स्ट आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें है इंकजेट,
लेज़र और थर्मल, ये 3 प्रकार। बस आपको डिटेल में नहीं जाना कि किसकी क्या वर्किंग है, किसने किसको कब बनाया, क्या-क्या इसका प्रोसेस है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ये नाम याद रख लीजिएगा कि चेन प्रिंटर किस कैटेगरी में आता है, ये आता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, लेज़र प्रिंटर आता है नॉन इम्पैक्ट में। इसको याद रखने का एक तरीका मैं बताती हूँ, देखो। नॉन इम्पैक्ट से शुरू करते हैं क्योंकि इसमें कम टाइप्स प्रिंटर होते हैं। थर्मल बहुत कम यूज़ होता है ना, ये टर्म बहुत कम एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब देखो, मैंने बताया नॉन इम्पैक्ट, जो कि जिसमें कि प्रिंटर का हेड पेपर को टच नहीं करता है ना? तो जहाँ पर पेपर ये है, हेड टच नहीं कर रहा, तो वो इंक कैसे करेगा? वो प्रिंट कैसे करेगा? तो वो स्प्रे मारेगा, वो लेज़र यहाँ पर देगा। ठीक है? दूर से ही वो लेज़र लाइट से वर्ड्स को प्रिंट करेगा। वहीं पर इंकजेट क्या करेगा? ये इंक की स्प्रे करता है और दूर से वर्ड्स को वहाँ पर प्रिंट करता है। तो ये हो गए नॉन इम्पैक्ट, इंक फेंक कर वहाँ पर प्रिंट हो रहा है, दूसरे में लेज़र के थ्रू प्रिंट हो रहा है। बाकी के जितने आएँगे वो इम्पैक्ट में आ जाएँगे। याद हो गया? क्लियर है? तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अभी भी समझ नहीं आया और प्रिंटर पर आप चाहते हो कि डिटेल में एक वीडियो लेकर आऊँ या फिर कंप्लीट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज़ पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेज़? सो देखो, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इनपुट डिवाइसेज़ ही हैं? तो किसमें है? माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर आ गया आउटपुट, जॉयस्टिक भी इनपुट है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, स्कैनर इनपुट, जॉयस्टिक इनपुट और लाइट पेन भी इनपुट है, तो ये सही आंसर है। अगला भी देख लेते हैं, इनपुट है, ये भी इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है और यहाँ पर भी प्रिंटर है, मॉनिटर है, जो दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये रहा। अब आते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पर, जो कि होता है सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये एक ऐसी यूनिट है जो कि कंप्यूटर का सारा कुछ प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंप्यूटर में मॉनिटर में हमें सब कुछ दिखता है, लेकिन अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरा मुंह काम कर रहा है, मैं लिख रही हूँ, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन सबको इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? मेरा ब्रेन दे रहा है। मैं बोल चाहे मुँह से रही हूँ, लिख चाहे अपने हाथों से रही हूँ, लेकिन ये जो कुछ मैं बोल रही हूँ, जो कुछ मैं लिख रही हूँ, वो चीज़ें कहाँ स्टोर है? मेमोरी में, यानी कि मेरे ब्रेन में। तो वैसे ही कंप्यूटर के केस में होता है, आप चाहे कीबोर्ड से कीज़ को प्रेस कर रहे हो, प्रिंटर से पेपर को प्रिंट करवा रहे हो, गाना चला रहे हो, वीडियो चला रहे हो, जिसको आप मॉनिटर की स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ पे, इनको प्रोसेस कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। क्लियर है? अपने दिमाग के साथ रिलेट करके देखिए, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया। उसके बाद सीपीयू इटसेल्फ हैज़ 3 कंपोनेंट्स, एएलयू, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू बोलते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत बच्चों को आईसीटी टफ लगता है, लेकिन मुझे श्योरिटी है कि इतने इंटरेस्टिंग वे में अगर पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। फटाफट से इसको, चाहो तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी ये वीडियो देख लेना, ताकि एक बार क्विक रिवीजन आपकी हो जाए, ठीक है? जितने भी अरिथमेटिक का मतलब, अरिथमेटिक आपने सुना होगा मैथ में, है ना? तो जितनी भी कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो सारी एएलयू वाला डिपार्टमेंट देखता है। किसी चीज़ को कंट्रोल करना, कंप्यूटर के साथ कितनी चीज़ें, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, स्पीकर्स लगा रखे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इन सबको कंट्रोल करना, इनके काम को कंट्रोल करना किसका डिपार्टमेंट है? कंट्रोल यूनिट का डिपार्टमेंट है। मेमोरी यूनिट स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। मेमोरी यूनिट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें से भी श्योर क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा अभी। When the data and instructions are entered in the computer, where they are stored, in fact, inside the computer, there are different storage areas where it keeps data or information permanently or temporarily while working. जिसको कि मेमोरी ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, मैं अपने कंप्यूटर को बोल रही हूँ एक पेपर को प्रिंट करवाने के लिए। ये जो पेपर प्रिंट होगा, इसको इंस्ट्रक्शंस तो हमने दे दी, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग है, इसको कौन कर रहा है? इसको सिर्फ सीपीयू ही कर रहा है। आप लोगों ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मैं मुँह से बोल रही हूँ उसका आंसर,
लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शंस, मेरी जो दिमाग में प्रोसेसिंग है, मेरे को जो चीज़ें याद है उसको रिकॉल करने में कौन मदद कर रहा है? मेरा दिमाग। वही चीज़ है सीपीयू, मेमोरी, ठीक है? द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, उसको 2 हिस्सों में बाँटा गया है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी माध्यमिक मेमोरी। अब देखो, इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, छोटा-बड़ा एंड्रॉयड कोई भी फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन तो सबके पास है ना? अब क्या हो रहा है, इस मोबाइल फ़ोन को जब आप खरीदते हो तो उसमें पहले से कुछ मेमोरी स्पेस होता है ना? मेमोरी स्पेस होता है, आप पूछते हो कितने जीबी की रैम है जी बताओ हमारे फ़ोन में कितने जीबी की रैम है? ये पूछते हो। तो ये जो मेमोरी होती है, जो कि इंटरनल होती है, पहले से होती है, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है? और अब तो नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, मोबाइल में क्या यूज़ करते थे सब लोग? मेमोरी कार्ड यूज़ करते थे। कोई 2 जीबी का, कोई 4 जीबी का, कोई 6 जीबी का, एक छोटा-सा कार्ड डालते थे ना मेमोरी के लिए। तो उसको ऐड करना या नहीं करना, वो आपकी अपनी चॉइस होती थी, पहले भी और अब भी। तो मेमोरी कार्ड क्या है? ये है एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकंड नंबर पर आती है, जिसको ऐड करना या नहीं करना आपकी चॉइस होती है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी पहले से होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है? इस पे जाने से पहले आपको ये बता देती हूँ, देखो 2 प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी और एक्स्ट्रा जो ऐड करते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि रैम और रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है या फिर सेकेंडरी मेमोरी है? तो आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है? रैम के 2 प्रकार हैं, एसरैम और डीरैम। एस देखो, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ये याद रख लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए सेम चीजें हैं। एस रैम में एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। और डी रैम में डी का मतलब होता है डायनामिक, ठीक है? पी रोम, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, पी का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आ गया ई पी रोम, पी तो प्रोग्रामेबल ही रहेगा, ई का मतलब आ जाएगा इरेजेबल पी रोम, ठीक है? पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है ईईपी रोम, वो हो जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये 1, 2 एंड 3, ये 3 प्रकार हैं रोम के। फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, एस मतलब स्टैटिक, डी मतलब डायनामिक। एग्जाम में जरूर जरूर क्वेश्चन आएगा ही, ओके? सेकेंडरी मेमोरी में 3 प्रकार है, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और फ्लैश स्टोरेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले हम ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करते हैं। अब यहाँ पर इसमें आता है 2 चीजें, सीडी, ठीक है? ऑप्टिकल में 2 चीजें आती हैं, सीडी एंड डीवीडी। अब मैंने दे दिया फिर एक और होमवर्क क्वेश्चन। ये आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, कम से कम 8 से 10 बार यही क्वेश्चन आया है कि सीडी और डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। ये आपने मुझे बताना है, मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है? एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो जरूर इसका आंसर चेक करके मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि आप दूसरे बच्चों की भी मदद कर सको। सीडी और डीवीडी, उसके बाद एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ओके? फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, जो वो टेप्स होती थी ना, पहले गाने सुना करते थे, ऐसे वो रेडियो नहीं, वो ऐसे टेप होती थी काले रंग की, उसमें एक तार सी होती थी, है ना? अंदर तार नहीं, एक वो पतली सी थिन सी एक स्केल सी बनी होती थी, वो मैग्नेटिक टेप होती है। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड तो आपको पता ही है, ये फ्लैश स्टोरेज होते हैं। अब यहाँ पर मेमोरी के स्टोरेज
मेमोरी के लेवल की बात करें तो देखो मेन मेमोरी जिसका नाम ही मेन है तो वो प्राइवेट होगी, सॉरी प्राइमरी होगी, है ना। उसके बाद आती है ऑक्सिलरी मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, कैशे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। इस तरीके से याद रख लीजिए। सबसे जीरो लेवल पर होते हैं सीपीयू रजिस्टर जिसको रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं। फिर आते हैं लेवल 1 पर कैशे मेमोरी जिसको एस रैम बोलते हैं। लेवल 2 पर आता है डी रैम। उसके बाद लेवल 3 पर आता है मैग्नेटिक डिस्क, डिस्क स्टोरेज। और लेवल 4 आपके सामने है ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। इसमें कोई सीक्वेंस इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोई ट्रिक नहीं है, बस एक दो बार पढ़ लीजिए याद हो जाएगी चीजें, ठीक है। पीवाईक्यू देख लीजिए, जरूर इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पर है रीड ओनली मेमोरीज वॉलेटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरीज वॉलेटाइल मेमोरी। सो करेक्ट आंसर है कौन सी स्टेटमेंट, अच्छा ये भी है सेकेंडरी मेमोरीज वॉलेटाइल मेमोरी। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर सिर्फ क्यू ही ट्रू है, ये वाली ट्रू है सिर्फ। कैसे ट्रू है देखो मैं आपको बताती हूँ इसमें डिफरेंस, ये भी बताती हूँ कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। सबसे पहले रोम की बात करते हैं, स्टेटमेंट नंबर पी जो है, रोम होता है आपके पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। उसके बाद रैम होता है वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हमने अभी पढ़ा। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ना ये वॉलेटाइल है, क्या है, ये भी आपके पास नॉन वॉलेटाइल ही होता है। अब देखो नॉन वॉलेटाइल को याद रखने का तरीका बताती हूँ। नॉन इरेजेबल, इरेजेबल का मतलब होता है जिसको, नॉन इरेजेबल होता है जिसको मिटा नहीं सकते हैं हम, दैट इज कॉल्ड नॉन इरेजेबल। अब रैम है वॉलेटाइल, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ये कंप्यूटर से मिटा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल के साथ ये चीजें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो देखो आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन में क्या किया है, एक आपने क्रोम भी ओपन किया है, एक आप लोग यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। साथ में आप लोगों ने क्रोम पे कुछ पढ़ भी रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम भी चलाया था, आपने फेसबुक भी चलाया था, आपने ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी ओपन किया था। तो ये क्या हो गया, ये सारी चीजें जब ओपन होती है आपको पता है ना, करंट टैब्स में उसको सबको हम देख सकते हैं। ये तो पता ही होगा, अपने मोबाइल में हमको सब दिख जाता है कि इससे पहले हमने क्या क्या चीजें ओपन की हैं। अब एक बार आप इस सब चीजों को ओपन करने के बाद अपने मोबाइल को जब स्विच ऑफ करते हो तो क्या होता है, वो सारे टैब्स गायब हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो टैब पे आपका फोन रहता है। तो ये सारी मेमोरी, इस तरीके की मेमोरी जब हम एक बार अपने मोबाइल को या अपने कंप्यूटर को या अपने डिवाइस को, एक बार जब हम अपने डिवाइस को ऑफ कर देते हैं तो जो मेमोरी इरेज हो जाती है उस मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। ओके, क्लियर है, उस मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, एक ऐसी मेमोरी जिसको आप चाहे अपना मोबाइल, अब देखो आप लोगों ने मोबाइल को स्विच ऑफ किया, आपका फेसबुक ये जो कुछ भी टैब्स थे ये रीसेंट टैब्स में से हट गए क्योंकि वॉलेटाइल है। लेकिन आपके फेसबुक के अंदर का डेटा, आपकी लॉगिन डिटेल्स, आपके यूट्यूब का डेटा या आप यूट्यूब पे जो हिस्ट्री देख रहे थे वो सब डिलीट होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसको देख लीजिए, a storage device is said to be volatile only if it maintains its data while the device is switched off, ठीक है। सो रैम क्या है, वॉलेटाइल है। ओके, नेक्स्ट है A combination of 8 bits is called a byte। इसमें डिटेल में नहीं जाना, इसको ऐसे याद रख लो, 8 छोटे छोटे बिट्स को मिला करके एक बाइट बनता है, ठीक है। अब ये सारी स्टोरेज यूनिट्स हैं जिसको आप ये देख सकते हो, इसमें एक मिसिंग है वो है बिट। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट बिट, फिर बाइट, फिर किलो बाइट जिसको आप केबी बोलते हो, केबी के नाम से जानते हो, एमबी, जीबी। आप बोलते हो ना मुझे मोबाइल में इतने जीबी डेटा रोज मिलता है, 2 जीबी 5 जीबी, तो ये क्या है, ये गीगाबाइट है।
एक गाना डाउनलोड कर रहे हो कितने एमबी का है, 2 MB 5 MB, तो वो मेगाबाइट होता है। उसके बाद टेराबाइट टीबी, पेटाबाइट पीबी, एक्साबाइट ईबी, जेटाबाइट जेडबी, योटाबाइट वाईबी। ठीक है, सो ऐसे आप हर एक चीज को याद रख सकते हो। अब इसको याद रखने का एक और चीज है, देखो 1024 बाइट्स को मिलाकर, इस टेबल को भी देखते रहिएगा, ये जो ब्लैक स्क्रीन पर है, एक बिट 8 बिट्स को मिला करके 8 बाइट बनता है। ठीक है, 1024 बाइट्स को मिला करके 1 किलो बाइट बनता है। सबसे छोटा बिट था, छोटे छोटे 8 बिट्स को मिला के 1 बाइट बना, और 1024 बाइट्स को मिला करके किलो बाइट बना। इसके बाद 1024 किलो बाइट्स को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 मेगाबाइट बन जाएगा। छोटे छोटे किलो बाइट्स को मिला करके मेगाबाइट बनेगा। 1024 मेगाबाइट को मिलाएंगे तो 1 जीबी बनेगा। 1024 जीबी को मिलाएंगे तो 1 टीबी बनेगा। तो इस तरीके से मेमोरी यूनिट्स होती हैं, इसको बिट्स और बाइट्स में स्टोर किया जाता है। 1 GB इज इक्वल टू व्हाट, जीबी से छोटा क्या होता है? होमवर्क के लिए मैंने दे दिया क्वेश्चन, बताइए, अभी बताया मैंने। ठीक है, 1 GB इज इक्वल्स टू व्हाट। ऐसे आंसर में नहीं लिखना है कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, समझ में नहीं आता कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखिए, 1 GB इज इक्वल्स टू, जो भी आपका आंसर है कॉमेंट करके बता दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कम से कम 5-6 बार आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स? 1 बिलियन कैरेक्टर होते हैं जीबी में। अब आते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, हार्ड डिवाइसेस होती हैं, और सॉफ्टवेयर वो डिवाइस होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन यूज में यही आती है, हार्डवेयर के इंटरनल में ये काम करती हैं। ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसके बाद अब जैसे ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये है, ये है, ये है, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, और हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर ये सारी चीजें हैं जिसको आप लोग टच कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव ऑडियो एंड वीडियो फाइल फॉर्मेट। ये जो है ना ब्लू में, ये आपको वीडियो फाइल फॉर्मेट है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, याद रख लीजिए, जैसे आपको पूछा जाएगा, देखो फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं, ये बताते हैं हमें टाइप ऑफ फाइल क्या है। अब जैसे हम लोगों के सरनेम होते हैं, ठीक है, SER सरनेम होते हैं ना, तो सरनेम क्या करते हैं, सरनेम से हमें पता चलता है कि कौन किस कैटेगरी से है। जाति प्रजाति की वैसे बातें होनी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरनेम से पता चल जाती हैं चीजें, है ना, हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है हमारा सरनेम। तो वैसे ही कंप्यूटर में जो भी फाइल्स होती हैं उसमें भी एक सरनेम होता है जिसको कि फाइल फॉर्मेट या फिर एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। अब जैसे किसी भी फाइल के आगे अगर .img लिखा है, img नहीं, किसी भी फाइल के आगे अगर डॉट करके jpg लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो इमेज की फाइल है। डॉट करके jpeg अगर लिखा है तो वो क्या है, वो भी इमेज फाइल है। सॉन्ग होते हैं .mp3, कहीं पर भी .mp3 लिखा होगा तो इजीली समझ जाओगे कि ये क्या है, ये एक सॉन्ग है। ठीक है, .mp4, mp4 होगा, इसका मतलब है कि एक वीडियो फाइल है। ठीक है, इसके अलावा .pdf, पीडीएफ आप लोग बोलते हो ना, बार बार ग्रुप में मैसेज करते हो कि मैम आपके जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ हमें भेजिए। क्या होता है पीडीएफ, पता है आप लोगों को? पीडीएफ की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो जो जो भी ग्रुप में मुझसे पीडीएफ मांगते हैं वो सभी का रिप्लाई मुझे आना चाहिए कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तभी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ क्या होता है, ये एक टेक्स्ट फाइल होती है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन .pdf, पी का मतलब, डी का मतलब, एफ का मतलब क्या होता है, जिस जिसका कमेंट आएगा सिर्फ उसी को ही इस यूनिट की और बाकी के रिमेनिंग यूनिट्स की पीडीएफ मिलेगी। ओके, सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो ये सारे ऑडियो हैं, इसको बस पढ़ लीजिए। ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो है MP3, MPA, M4A।
ठीक है, WAVM3U ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, WMA ये बहुत बार पूछे गए हैं। और ये जितने भी हैं ये ब्लू कलर में ये वीडियो फाइल्स हैं, MP4, AVI, MOV, OGG। देखो .OGG यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। इसको बहुत रेयरली यूज किया जाता है। ये है MPG और WebM, ये सब वीडियो फाइल्स हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन LCD एंड LED। LCD दोनों ही तो टीवी है, फर्क क्या है? आप लोग भी अपने घर में LCD या LED यूज करते होंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में? पहले तो इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, हिंदी मीडियम के लिए भी चीजें सेम है। LED का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, बाकी कुछ नहीं पढ़ने का, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड। अब जो LCD होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी सी उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, इसमें फंक्शंस थोड़े से कम होते हैं, इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है, इसमें हम लोग इंटरनेट और वाईफाई को बहुत इजीली कनेक्ट करके सब कुछ चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग एलईडी की बात करें, ये बहुत ज्यादा थिन होती है, इसकी लेयर बहुत पतली सी होती है एलईडी, ठीक है। इसमें हम लोग वाईफाई और इंटरनेट कनेक्ट करके अपने मोबाइल फोन की तरह यूट्यूब, ये वो सारी अमेजोन प्राइम, कोई भी वेबसाइट ले लो, सब कुछ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जो स्मार्ट टीवीज होते हैं वो एलईडी होती हैं, ओके। महंगी भी होती हैं, फंक्शंस हैं तो महंगी भी होगी, दिखती सी बात है। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, स्मार्ट टीवी एलईडीज हैं। अगला आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। देखिए फटाफट इन फुल फॉर्म्स को देखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। सबसे पहले हमने देखा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ये बहुत बार आई है BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। USB केबल आप बोलते हो ना, हमें लैपटॉप कनेक्ट करना है या कुछ भी है, USB केबल। सो USB केबल्स क्या होती हैं? ये होती हैं जो आपके मोबाइल फोन में एक अडेप्टर होते हैं ना, केबल होती है चार्जर वाली, उसको अगर अलग कर देते, सिर्फ तार तार रहने देते, तो उसको USB केबल बोलते हैं। स्काई भी बहुत बार एग्जाम में आया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। रोम हमने देख लिया। CD का देखो आंसर मैंने आपसे पूछा था, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CGA कलर ग्राफिक्स अडेप्टर। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। ज्यादातर इसका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क वाला ही करेक्ट आंसर है। EPROM हमने अभी डिस्कस किया। HTML जो भी वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स आप चलाते हो, उन वेबसाइट्स की डिजाइनिंग में जो लैंग्वेज यूज होती है वो HTML होती है, और उसको और अच्छा डिजाइन देने के लिए उसके साथ CSS को यूज किया जाता है, ठीक है। लैन क्या है? नेटवर्क का एक प्रकार है, लोकल एरिया नेटवर्क, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। LED लाइट एमिटिंग डायोड। मूक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब आते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट में। कल जैसे कम्युनिकेशन के केस में मैंने आप लोगों को बताया था ना, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, क्या बताया था? जहां पर A आ गया मतलब अपने आप से। आप लोगों ने, काफी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो शायद अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे इंट्रानेट होता है जो अपने लिए ही कंपनी ने एक नेटवर्क तैयार किया होता है, और इंटरनेट तो आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, कहीं भी जाके इंटरनेट चला लीजिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फुल फॉर्म्स याद रखिए सिर्फ, HTTP और HTTPS। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज HTTP। IP एड्रेस में IP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे हर एक पर्सन का आधार नंबर अलग होता है ना, आपके आधार नंबर से आपकी सारी चीजें लिंक हैं, आप कहीं भी जाओ आपके आधार नंबर से आपकी पूरी जानकारी निकाल ली जा सकती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है वो, जो कि किसी से भी मैच नहीं करेगी कभी भी, है ना। वैसे ही IP एड्रेस, हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट को यूज कर रहा है, आज के तो समय पे तो हर एक कंप्यूटर लैपटॉप इंटरनेट को यूज करता ही है, तो हर एक कंप्यूटर जो भी इंटरनेट को यूज कर रहा है, हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है, जो कि उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अब जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं ना,
तो ऑनलाइन फ्रॉड वालों को कैसे पकड़ा जाता है? उनके कंप्यूटर को स्कैन, उनके कनेक्शन को पूरे को चेक करके आईपी एड्रेस उनका ढूँढ कर स्कैन किया जाता है कि किस कंप्यूटर से, कहाँ से, कैसे ये फ्रॉड हुआ है। ठीक है? ईमेल स्पैम एंड फ़िल्टर्स। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, आप सबने मेल किया होगा, ये उसके अंदर आता है। सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, ट्विटर जहाँ पर लोग सोशली एक-दूसरे से जुड़ते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। ई-कॉमर्स क्या होता है? कोई भी वेबसाइट जहाँ से आप बिज़नेस कर सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ग्लोबल ऑनलाइन ये सब ई-कॉमर्स जैसे ग्लोबल ऑनलाइन है, ये ई-कॉमर्स नहीं है, ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है। ई-कॉमर्स होता है जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे हैं जो कि ऑनलाइन चीज़ों को बेचते हैं और सेल करते हैं। वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? वेब पेजेस का। छोटे-छोटे को वेब पेजेस पहले बनाए जाते हैं, फिर उन सब पेजेस को मिला दिया जाता है, उनको लिंक कर दिया जाता है आपस में, फिर एक पूरी वेबसाइट बनती है। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स के एग्ज़ाम्पल देखो ये सब हैं। मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी ये सब है वेब ब्राउज़र्स जो कि हमें इंटरनेट एक्सेस करने में मदद करते हैं। अब आप लोगों के पास गूगल क्रोम होता है फ़ोन में, इंटरनेट कैसे चलाओगे अगर गूगल क्रोम ही नहीं होगा? नहीं चला पाओगे ना, अंदर कैसे जाओगे? गूगल तक ही नहीं पहुँचोगे, अगर ये वेब ब्राउज़र्स आपके पास नहीं है। इंट्रानेट मैंने बता दिया। अब आता है ईमेल, जहाँ पर भी टर्म नज़र आएगी वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कम्युनिकेशन के लिए मैसेज वगैरह शेयर करने के लिए ये आपको मदद करती है। इसमें आप कुछ भी अटैच कर सकते हो, इमेज, ऑडियो, वीडियो, बड़ी से बड़ी फाइल शेयर कर दी जा सकती है। ईमेल के कुछ टाइप्स होते हैं। टू में आता है उनका ईमेल एड्रेस जिसको हमने मेल भेजना है। सब्जेक्ट में आता है टॉपिक की मेल किससे रिलेटेड है। यहाँ चाहो तो डिस्क्रिप्शन या लेटर आप लिख सकते हो। कोई फ़ोटो भेजनी है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो यहाँ पर जाकर आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजते समय करते हो। सेंड पे क्लिक करके इसको भेज दिया, ठीक है। इसके अलावा 2 चीज़ें हैं सीसी और बीसीसी। एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये देखो ये भी एक पीवाईक्यू में लेकर आई हूँ, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा। बीसीसी के अंदर जिन भी लोगों के नाम होते हैं उनमें एक दूसरे को नहीं पता चलता कि किस किस को मेल भेजा है। अब यहाँ पर 2 नाम है स्वामी और रमा, ठीक है। स्वामी को नहीं पता चल रहा कि एक्चुअल में और किसको ये मेल भेजा गया है, तो ब्लाइंड हो चुके हैं, ये अंधे हो चुके हैं, ठीक है। डिटेल में ऑलरेडी ये चीजें हैं। ईमेल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन अगर नहीं देखी कमेंट कीजिए, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। आगे आते हैं नेटवर्क के प्रकार, लैन, मैन और वैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया, यहाँ पर होगा आगे, ठीक है। ये देखो लैन, मैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर ऑफिस है, यहीं पर सिर्फ सिर्फ इतनी ही सी ही रेंज इस नेटवर्क की होगी, अंदर की ही डिवाइसेस को ये कनेक्ट कर पाएगा, वो लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एक सिटी को कनेक्ट करता है, जैसे लैन ने देखो क्या किया, ये देखते हैं यहाँ पर, ये एक बिल्डिंग है, इसमें हमने लैन से इसको कनेक्ट कर दिया, अंदर के कंप्यूटर्स को इस लैन से जोड़ दिया। दूसरी बिल्डिंग है, इसमें भी हमने लैन जोड़ दी। तीसरी बिल्डिंग वालों ने अपने अंदर के कंप्यूटर्स के लिए लैन यूज कर ली। अब इन सब लैन को जब हम मिला देंगे तो क्या बन गया? एक बड़ा नेटवर्क बन गया, तो उसको मैन बोला जाता है। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैसे ही अब जैसे एक मैन बना, वैसे दूसरा मैन, तीसरा मैन, चौथा मैन, इन सारे मैन को मिला करके जो एक बड़ा नेटवर्क बन गया उसको बोला जाता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे छोटा है लैन, उसके बाद आता है मैन, ठीक है, उसके बाद आता है मैन और सबसे बड़ा आता है वैन। मैन का एक एग्जाम्पल क्या है? मैन का एक एग्जाम्पल है जो आपकी सिटी में केबल ऑपरेटर होते हैं, वो पहले एक घर में केबल, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पहले आपके एक घर में केबल कनेक्शन करेंगे, दूसरे घर में करेंगे, तीसरे में करेंगे, ऐसे करते करते वो एक एरिया को कवर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट घर में ऐसे ऐसे करते करते वो दूसरे एरिया को कवर कर लेते हैं। फिर ये सबको मिलाकर अपनी एक पूरी सिटी का एक ही नेटवर्क बना देते हैं, तो वो बना देते हैं मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये देखो
ये इसका एग्जाम्पल है। वैन होता है इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाकर आप इसको यूज़ कर लीजिए। ठीक है, सेम ही चीज़ें रहेंगी। सो ये है वाइड एरिया नेटवर्क। सो ये आईसीटी हमने कंप्लीट आज कवर कर लिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और टॉपिक रहता है आईसीटी में जो कि है डिजिटल इनिशिएटिव्स। डिजिटल इनिशिएटिव्स में हमने स्वयं प्रभा, मूक को तो पढ़ लिया था। इसके अलावा और भी सारे हैं जो कि इस वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल थे। तो फिर उसके लिए अगर वो वीडियो डिटेल में चाहिए जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डिजिटल इनिशिएटिव्स मैं 2022 और 23 के आपके लिए लेकर आऊँ, कमेंट कर दीजिए तभी वो वीडियो मैं लेकर आऊँगी, ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।